अगर आपको ये ऑडियो शो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही ऑडियो बुक्स इस शो पर हर हफ्ते आती रहें, तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी मेहनत के नाम। आपकी कंट्रीब्यूशन से हम आपकी पसंद की किताबें खरीद पाएंगे और आपके लिए लगातार नई कहानियाँ ला पाएंगे। आप इस क्यूआर कोड पर अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट 10, 20, 50 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको अगर कोई खास बुक चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका पढ़ा करो सुना करो में। मेरा नाम है एहतेशाम रईस और आप सुन रहे हैं दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखी गई टेंशन मत ले यार। अध्याय 4, फेल फेल फेल। हाई स्कूल में लेखकों की जीवनियाँ और रचनाएं रटते समय एक अलग किस्म की कोफ्त से गुजरते हुए सोचता था कि इम्तिहान में अगर मैं देश के शिक्षा मंत्री होता या अगर मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री होता, टाइप निबंध आया तो यही लिखूंगा कि इस तरह के सवाल कोर्स से हटवा दूंगा। सर्वोच्च पदों पर एक बच्चे जैसे मन के लिए ना दुनिया तब तैयार थी ना अब। अगर बच्चों को अपना चुनने की आज़ादी दी जाए तो हर बच्चा सफलता की घिसी पिटी परिभाषा को डस्टबिन में फेंक कर अपना गलत सही चुनते चुनते एक दिन सफलता की एक नई परिभाषा गढ़ेगा, जिस परिभाषा में शायद ये भी हो कि अपने तरीके से असफल होना भी सफलता है। नए का काम केवल पुराने को ध्वस्त करना ही नहीं, नई परिभाषाएं गढ़ना भी है। फेलियर ऐसा टॉपिक है जिस पर दुनिया में सबसे ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं, जिसके बारे में दुनिया के हर इंसान के पास कोई ना कोई ज्ञान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर इंसान फेल होता ही है। फेल होने से ज़्यादा बड़ा होता है फेल होने का डर। अपने एमबीए के फाइनल ईयर तक मैं टोटल समय जो बर्बाद कर लिया था वो था 4 साल की इंजीनियरिंग, 2 साल की तैयारी, फिर इंजीनियरिंग के बाद 2 साल की तैयारी और एमबीए के 2 साल। कॉलेज के प्लेसमेंट पर मेरे 10 साल स्टेक पर लगे हुए थे। 27 से 28 साल तक अगर मैं बिना नौकरी के रह गया तो क्या जवाब दूंगा, क्या करूंगा। इतना सब करने के बाद जब प्लेसमेंट होने का टाइम आया तो पता चला कि पूरी दुनिया के मार्केट क्रैश कर चुके थे। साल 2008 और 9 नौकरियां थोक के भाव से जा रही थी। सब प्राइम क्राइसिस की वजह से पूरे अमेरिका का मार्केट क्रैश हो चुका था। इसका सीधा असर इंडियन मार्केट पर भी पड़ा, यहाँ की नौकरियों पर भी पड़ा। मेरे क्लास 12th के बाद से 10 साल बीत चुके थे और अभी भी मैं दुनिया की नज़र में फेलियर था। 10 साल लंबा समय होता है ये जानने के लिए कि आप किसी दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं या नहीं। जिस कॉलेज में प्लेसमेंट की कोई दिक्कत ही नहीं होती थी, वहाँ पर माहौल ये बना हुआ था कि बस किसी तरीके से प्लेसमेंट हो पाएगा। दिसंबर 8 तारीख के आसपास हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए सिटी बैंक आया। सिटी बैंक 2 दिन पहले ही दिवालिया घोषित हुआ था। एमबीए में जाकर मुझे जो एक चीज़ समझ में आई कि मुझे बैंकिंग में और फाइनेंस में नहीं जाना था। मैं मार्केटिंग की कंपनी का वेट कर रहा था। 16 दिसंबर का दिन था और एक टेलीकॉम कंपनी हमारे कॉलेज में आई। जब कॉलेज में ग्रुप डिस्कशन होता तो मैं ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं पाता था क्योंकि मेरी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है। पढ़ तो मैं फिर भी लेता हूँ लेकिन बोलने वाली अंग्रेज़ी में दिक्कत होती है। जिस तरह के कॉलेज में था वहाँ पर तो अंग्रेज़ी में सोचने वाले लोग भी नहीं थे, बोलने की तो दूर की बात है। इस कंपनी से पहले मैं अभी तक एक भी ग्रुप डिस्कशन क्लियर नहीं कर पाया था। उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरा ग्रुप डिस्कशन क्लियर हो गया। जब मैं इंटरव्यू के लिए पहुंचा तो उस कमरे में करीब 8 से 10 लोग इंटरव्यू लेने वाले थे। जैसे आपने फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस में क्लास देखी होगी, वैसे ही क्लास में मुझे टीचर की सीट पर बैठना था और सामने 8-10 लोग बैठे हुए थे। सबसे पहले मेरा रिज्यूमे उस कंपनी के एचआर हेड ने उठाया और उनको वही चीज़ दिखी जिसका मुझे डर था। उन्होंने कहा, आपके तो 12th के बाद 2 साल का गैप है, इंजीनियरिंग के बाद भी 2 साल का गैप है। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे अपने मन में रिजेक्ट कर चुके हैं। इन 4 सालों में मैंने जो किया था वो अभी दुनिया के किसी काम का नहीं था। यही गैप वाले 4 साल कैसे मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी 4 साल थे। उन्होंने मेरा रिज्यूमे अपने हाथ में लेकर हवा में हिलाया और पूछा, मिस्टर दुबे, क्या किया है आपने आज तक? मुझको ये चीज़ मालूम थी कि ये सवाल कभी ना कभी आएगा। इस बात के कई सारे जवाब हो सकते थे जो इंटरव्यूअर कई बार सुनना भी चाहते हैं। पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से हिम्मत आई। मैंने कहा, सर कुछ नहीं किया है। मेरे इस जवाब से सबकी भवें तन गई। मैंने कुछ सेकंड का पॉज लिया और कहा, और जो किया है वो इस रिज्यूमे में नहीं है। अब कहानी अटक चुकी थी। वो जानना चाहते थे मैंने क्या किया है। बताइए क्या किया है आपने। मैंने जवाब देने से पहले 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की और उस 1 सेकंड में
मेरी अभी तक की पूरी लाइफ घूम गई। मैंने कहा, सर मैंने जिस हिंदी मीडियम स्कूल से 12th किया है वहाँ मेरी क्लास में कुल 92 बच्चे थे। पूरे बैच में हम 2 लोग थे जो इंजीनियरिंग कर पाए। जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं पढ़ा वहाँ के लगभग 350 लोगों में से मैं इकलौता हूँ जो इतने बड़े कॉलेज से एमबीए कर रहा हूँ। बस अभी इतना ही कर पाया हूँ। मैंने ये बोल तो दिया लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सही जवाब था। इसके बाद उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। उन्होंने कहा, आप जा सकते हैं। कुल मिलाकर इंटरव्यू 2 मिनट चला होगा। अभी बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए बाकी थे, इसलिए जो रिजल्ट आना था वो सभी के इंटरव्यू के बाद आना था। मैंने 1 डेढ़ घंटे इंतज़ार किया, फिर मैं अपने कमरे पर चला आया। रात के करीब 10 बजे प्लेसमेंट टीम का कॉल आया। उन्होंने बुलाया और बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। मुझको कुछ देर तक यकीन नहीं आया कि ये आखिर हुआ क्या। मुझे इसलिए भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि अभी प्लेसमेंट शुरू ही हुआ था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक ही इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्या सही में मेरी पहली नौकरी लग गई थी? मेरा सिलेक्शन एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी के मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम के लिए हुआ था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इसको अगर आम भाषा में समझें तो ऐसे समझ लीजिए कि इस प्रोग्राम के तहत आपके करियर में नए पंख लग सकते थे। आपके सामने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सफल होने की संभावना बहुत बढ़ चुकी थी। जिस नौकरी के मिलने पर मैं इतना खुश हो रहा था, क्या वो मेरे लिए सही थी? अक्सर खुशी ना पहचाने जाने वाली शक्ल में छिप कर आती है। जब लग रहा होता है कि वो आ गई, तभी अचानक से वो गायब हो जाती है। कई बार खुशी जैसी लगती हुई चीज आती है और हमें लगता है कि हमें सवालों के जवाब मिल गए। नौकरी के बाद क्या हुआ, वो कहानी कुछ देर बाद बताता हूँ। पहले मैं आपको राजू का किस्सा बताता हूँ। मैं अभी तक जितने भी लोगों से मिला हूँ, उसमें से जिन कुछ लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है, उनमें से एक राजू है, जिससे मैं यूं ही रैंडमली मिला था। कीप काम एंड डिस्कवर योर राजू। सुबह अगर जल्दी फ्लाइट लेनी हो तो मुझे रात भर नींद नहीं आती। चंडीगढ़ की फ्लाइट दिल्ली से कनेक्टिंग थी। इस चक्कर में दिन 5 बजे ही शुरू हो चुका था। थापर यूनिवर्सिटी पटियाला जाने के बाद जब दिन में 3 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट उतरा तो अच्छा खासा थक चुका था। पटियाला से टैक्सी लेने आई हुई थी। ड्राइवर का नाम था राजू। राजू के चेहरे की झुर्री और सफ़ेद बालों की चमक से वो 42-43 साल का लग रहा था। राजू से बातचीत शुरू हुई। पता नहीं कहाँ से गाने पर बातचीत आई। राजू ने बताया कि वो रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन है, उनके सारे गाने गा लेता है। उसने बताया कि उसने गाना सीखा है अपने गुरु से। गुरुजी भी रफ़ी के बहुत बड़े फ़ैन थे और उन्होंने अपनी मंडली में एक बंदे को केवल इसलिए रखा हुआ था क्योंकि वो कभी मुंबई में रफ़ी साहब से मिलकर आया हुआ था। मैंने राजू से कहा, यार कुछ सुनाओ। राजू ने पूछा, क्या सुनेंगे सर? गाना, गज़ल या कव्वाली? आप जो बोलेंगे वो सुना देंगे। राजू ने गज़ल जैसे ही ख़त्म की, मैंने पूछा, यार कभी इंडियन आइडल में ट्राई नहीं किया? राजू बोला, किया था सर, मुंबई वाले सेकंड राउंड में नाम भी आ गया था। इस पर मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? सर जी 2008 की बात है। 4 तारीख को जाना था और 1 तारीख को बीवी की डेथ हो गई। उसके बाद सर 2 साल मैं डिप्रेशन में चला गया। उन 2 साल का कुछ याद नहीं। इसके बाद राजू ने 1 मिनट का पॉज लिया और बोला, शी वॉज एन इंग्लिश टीचर सर। 2012 में दूसरी शादी करा दी थी मेरी। मैंने पूछा, उसके बाद इंडियन आइडल में ट्राई नहीं किया? तब राजू ने बताया, सर मैं 80 बॉर्न हूँ। इंडियन आइडल में एज लिमिट 18 से 28 साल होती है। 2008 में मेरे 28 साल पूरे हो गए थे। लेकिन सर कोई टेंशन नहीं है, जगराते गाता हूँ। 9 दुर्गे में 9 में से 7 दिन बुक रहता हूँ। अकेले दम पर रात भर गा सकता हूँ। अकेले पूरा जगराता संभाल लेता हूँ। मैंने पूछा, कभी मुंबई आने का मन नहीं किया? इस पर राजू ने बताया, जी म्यूज़िक के कोई साहब आए थे, अपना नंबर दे के गए हैं, लेकिन सर थोड़ा देख के जाना पड़ेगा मुंबई। पहले वाली तो टीचर थी, दूसरी शादी वाली बीवी मेरी आमदनी पर डिपेंडेंट है, तो उसका कुछ देख लूँ। टाइम कितना भी लग जाए सर जी, मुंबई कभी न कभी तो बुलाएगा ही। और ना भी बुलाए सर जी तो क्या हुआ, अपने को जो काम पसंद है वो मौज से कर तो रहे हैं। राजू जैसे लोगों से मिलो
तो दिन और ज़िंदगी दोनों की थकावट दूर हो जाती है। मुझे उम्मीद है राजू को कभी न कभी अपना 2008 का छूटा हुआ मौका दोबारा मिलेगा। मौका ना भी मिले तो राजू जैसे लोग आज नहीं तो कल मौके बना ही लेंगे। मुझे कभी कभी कोफ्त होता है इस बात से कि अपने आसपास की मिडिल क्लास मेंटालिटी से, जहां हम अपने बच्चों को एक दो इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस क्लियर ना होने पर जिंदगी भर के लिए हारा हुआ मान लेते हैं। एज अ सोसाइटी हमारी बस एक ही जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के साथ साथ अपने अंदर के राजू को हारने ना दें। जैसे आनंद कभी मरते नहीं, वैसे ही राजू कभी हारते नहीं। कीप काम एंड बी लाइक राजू। डिस्कवर योर राजू। कुछ लोगों को सब कुछ आसानी से मिल जाता है, सोफे में दबी चाबियां, अखबार की तह में छुपे हुए दिन। कुछ लोग सोमवार को लॉगिन करते ही हफ्ते भर के लिए खो जाते हैं। पाश नाम के कवि ने झूठ लिखा था, असल में सपनों के मरने से ज्यादा खतरनाक है खुश दिखने का नाटक करते हुए जीते चले जाना। मेरे मोहल्ले के लड़के ने एक दिन चुपचाप एमएस एक्सेल से कूद कर आत्महत्या कर ली। मोहल्ले में उसके मरने की कोई बात नहीं करता, सबको लगता है कि वो मरा ही नहीं। मिलता है तो शीशा उससे आंखें चुराता है। वो बार बार मुंह धोता है लेकिन इस जन्म से पिंड नहीं छूटता। बहुत अच्छा लड़का था। उसने अभी प्रेम पत्र लिखना भी नहीं सीखा था। सीखा तो उसने मरना भी नहीं था। अखबार में कोई खबर नहीं है। दुनिया की किसी भी सरकार ने उसके मरने की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस को शक है कि उसके घर में ही उसका कातिल है। उसके जन्मदिन पर कुल 3 लोग रोते हैं, 2 लड़कियां और एक वो खुद। बाकी सब लोग पार्टी मांगते हैं। गुमशुदा होने की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, पर हर घर में रोज कोई ना कोई धीरे धीरे गायब हो रहा है। बाकी सब ठीक है।